हाँ तो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था स्फेरिकल सेल की वजह से, ठीक है ना। चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बच्चों, मैंने स्फीयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो वो जिनमें चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। इनमें चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इनको हम स्फेरिकल सेल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बच्चों, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था मैंने, याद करो, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तीन कंडीशंस थी, आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड। जब आपने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो आया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड आया था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्मूले से मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहूंगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों, आपको पहले तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेना है। लीजिए, ये सोचो कि ये कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग है। अब चूंकि नॉन कंडक्टिंग बोलते ही आप सॉलिड समझोगे, हॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि हॉलो नॉन कंडक्टिंग किस कैटेगरी में आता है? स्फेरिकल सेल की में। क्योंकि अगर होलो होता तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता? सरफेस पर, और जिनमें चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो सब स्फेरिकल सेल कहलाएंगे। इसकी रेडियस सेंटर कितना मान लिया? ओ। रेडियस कितनी मान ली? कैपिटल आर। क्लियर? अब आपने मान लो इसको चार्ज दिया क्यू, तो बच्चों ये चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो चार्ज है इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्लियर? कि हम मान लेंगे कि लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्रेजेंट एज शोन इन फिगर। बिल्कुल वो कल वाली लैंग्वेज है। वहां मैंने स्फेरिकल सेल कहा था और यहां मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कह रहा हूं। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। वहां सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था और यहां वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वही तीन कंडीशन हो सकती है, आउटसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एट सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड इनसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ निकालना है? आउटसाइड निकालना है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। क्लियर है? तो जो पॉइंट आपको लेना होगा बच्चों, वो पॉइंट पी कहीं यहाँ आ जाएगा, ये डिस्टेंस स्मॉल आर होगी, और इस कंडीशन में चाहो तो लिख दो कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से ज़्यादा होगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तभी तो पॉइंट कहाँ होगा आपका? आउटसाइड। ठीक है? आउटसाइड कैसे निकालें बच्चों? आपको जब भी पोटेंशियल निकालना है तो आप चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आओगे। अब बताओ, एक स्टेप में आंसर आएगा कि दो स्टेप में? आप सोच के दिखा करो बच्चों, क्योंकि वही अब जब आपने स्फेरिकल सेल पढ़ लिया है तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कुछ भी कठिन नहीं है अब आपके लिए। तो जब आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो पॉइंट पी तक, तो इनफाइनाइट भी कंडक्ट ये स्फीयर से बाहर है और स्मॉल आर भी बाहर है, दोनों आउटसाइड में है। एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या यूज करेंगे बच्चों? हम लगाएंगे v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, और लिमिट कहाँ से? इनफाइनाइट से, और कहाँ तक? स्मॉल आर तक। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जो ई है वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप ई की जगह के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर जमा दीजिए। बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, लिमिट इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक। अब क्या करना चाहिए बताओ आपको? आप इंटीग्रेट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर, तो बच्चों स्मॉल आर की टर्म को छोड़कर बाकी पॉइंट को बाहर निकाल लीजिए। तो आप के क्यू को बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस तो बाहर ही है, के क्यू भी कहाँ निकाल लिया? बाहर। और क्या बचेगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, लिमिट वही इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। अगले स्टेप में v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, क्या ये आर की पावर -2 हो जाएगा? अरे वही डेरिवेशन है, चौथी पांचवी बार कर रहे हैं भाई इसको हम पॉइंट चार्ज में पढ़ चुके हैं, इसको हम 2 बार स्फेरिकल सेल में पढ़ चुके हैं, और फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में वापस से वही डेरिवेशन पढ़ रहा हूं मैं। कैसे करूं बताइए? v इज इक्वल टू
माइनस के क्यू तो बाहर ही है, और आर की पावर -2 को सॉल्व करूंगा तो -2 + 1 -1 होता है ना, तो आर की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। तो v इज इक्वल टू जब आप सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर। तो जो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है उसमें भी ये आंसर तीसरी बार आया है बच्चों। पॉइंट चार्ज में भी आपका आंसर के क्यू अपॉन स्मॉल आर था, कंडक्टिंग स्पेयर या स्पेरिकल सेल में भी आपका आंसर के क्यू अपॉन स्मॉल आर था, और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के आउटसाइड भी आपका आंसर के क्यू अपॉन स्मॉल आर ही है। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट करो। चलो पहली हेडिंग रफ्तार में, बहुत ईजी है, कर चुके हैं तो आपको रफ्तार में समझ में आना चाहिए। हेडिंग लिखिए सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं बोलता हूं ना और आप नोट करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, लैंग्वेज देखो, लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, let a non-conducting sphere of radius capital R present as shown in figure, let a non-conducting sphere of radius capital R present as shown in figure, let a non-conducting sphere of radius capital R present as shown in figure, charge Q distributed, let a non-conducting sphere of radius r, capital R, present as shown in figure, charge Q distributed uniformly according to volume, charge Q distributed uniformly according to volume। ठीक है, we have to calculate electric potential due to it, we have to calculate electric potential, we have to calculate electric potential ड्यू टू इट। दोबारा रिपीट करता हूं, वही सब सुन लेना दोबारा से कि लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्रेजेंट एज शोन इन फिगर, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इट। लिख लिए। अब इसमें कितनी कंडीशंस होंगी, वही वापस से 3, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो आप कंडीशन नंबर 1 लिखें, कंडीशन नंबर 1 लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ। चलो पहले तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। ये वाला डायग्राम बनाओ पहले तो, है ना। स्क्रीन पॉज करके भाई डायग्राम बना लिया ना। अच्छा, आगे लिखिए। चलो देखो क्या छाप दो फटाफट। चलो पूरा कंप्लीट। अच्छा, बिना देखे करने का प्रयास करना। कई बार पढ़ चुके हैं भैया, पॉइंट चार्ज में पढ़ चुके हैं, 2 बार स्पेरिकल सेल में ऐसा कुछ कर चुके हैं, फिर वही काम कर रहे हैं। तो भले स्क्रीन पॉज कर लो
ना, और पूरा ढंग से लिख दो अच्छे से, ठीक है। आंसर आएगा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। लिख लिया ना। तो ये हमारी पहली हेडिंग थी। अब हम बात करें कंडीशन नंबर सेकंड की। देखिए ध्यान से, कंडीशन नंबर सेकंड में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां निकालना है बच्चों? सरफेस पर है ना, इसे साफ कर दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए आप। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है आपकी बार? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर निकालना है, ठीक है। देखिए सरफेस पर निकालने का वही तरीका, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो स्फीयर है, ठीक है ना, सेंटर मान लिया हमने O, रेडियस मान लिया इसका R, चार्ज्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया आपका अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, सही है ना। अब जो पॉइंट है P वो सरफेस पर है, तो जब बच्चों पॉइंट P सरफेस पर है तो क्या स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी? तो चलो उस तरीके से लिख दो, बोलिए आपकी बार, पुट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अभी आपने आउटसाइड जो फॉर्मूला निकाला था कितना आया था? के क्यू अपॉन स्मॉल r। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जो आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था वो कितना आया? के क्यू अपॉन कैपिटल R। और दूसरी हेडिंग कहाँ पढ़ना चाह रहे हो आप? सरफेस पर। तो सरफेस के लिए आप जो बाहर वाला आउटसाइड जो फॉर्मूला आया है उसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए कि पुट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो जो V बनेगा वो आ जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन कैपिटल R। ये वोल्टेज कहाँ आया है? सरफेस पर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और चाहो तो पूरा डेरिवेशन भी कर सकते हैं पर उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। नोट करो कंडीशन नंबर सेकंड। चलो जल्दी से लिखिए, कुछ खास नहीं है इसमें लिखने लायक। कंडीशन नंबर सेकंड लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस, सेकंड है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, लिख लो। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दो, है ना, और आंसर आ जाएगा आपका। कर लिया ना? स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, ठीक है। हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। देखिए भाई तीसरी कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कह रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड। अभी आपने पहले आउटसाइड पढ़ा, फिर आपने सरफेस पे पढ़ा, और हम बात करेंगे अब कहाँ की बच्चों? इनसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अंदर कोई पॉइंट लेंगे बच्चों, है ना, और उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट यही कंडीशन है। स्फेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पूरा ढंग से समझना। सबसे पहले बड़ा सा लें ताकि डायग्राम सुंदर समझ में आए। हमने क्या लिया बच्चों? ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, सॉलिड है तो हल्का 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 सा आप ऐसे कर दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये सॉलिड है। होलो होता तो स्फेरिकल सेल बन जाता, ठीक है ना। हेलो हेलो, अब इसका सेंटर हो गया O और इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। इसको चार्ज देंगे तो चार्ज अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट P जो आपको लेना है वो इनसाइड है स्मॉल r डिस्टेंस पर।
तो आंसर एक स्टेप में तो नहीं आएगा, 2 स्टेप में आएगा, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और इनसाइड होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो फॉर्मूला 2 स्टेप में आंसर आएगा। क्या? V इज इक्वल टू, पहला स्टेप बाहर के लिए, बाहर कहाँ बच्चों? इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक, EDR प्लस दूसरा स्टेप कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, मतलब अंदर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। भाई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, डिस्टेंस पर अलग डिपेंड कर रहा है, तो आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे, एक तो बाहर के लिए और एक अंदर के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, ये वाला पोर्शन बाहर का है, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है क्या? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। क्लियर? प्लस और माइनस क्या बन जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और ये जो ई है ये अंदर वाला है, तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों? के क्यू आर अपॉन आर क्यू डी आर। फॉर्मूले भाई याद होने चाहिए, इसके अलावा आप आंसर नहीं निकाल सकते। कि जब हमने बाहर वाले की बात की तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला जमा है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और जब सरफेस की बात अंदर वाले की बात कर रहे हैं तो अंदर के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने आप भी निकल के आएगा। थोड़ा सॉल्व देख लें, अच्छा आंसर आता है इसका। V इज इक्वल टू, देखो R के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो R के टर्म को छोड़ के बाकी बाहर निकाल लीजिए। तो के क्यू का निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, क्या 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बचेगा, और उसको अगर ऊपर ले जाऊं तो क्या ये R की पावर -2 डी आर, ये तो हमने कई बार सॉल्व करके देखा है। और माइनस यहाँ आप स्मॉल r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो स्मॉल r को छोड़कर बाकी सबको बाहर निकाल लीजिए, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट आर डी आर लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। यहाँ तक कहानी सबको समझ में आई ना? देख लो ढंग से, जब हम अंदर निकालते हैं तो 2 स्टेप में आंसर लाते हैं, एक तो इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो सबसे पहले मैंने इनफाइनाइट टू कैपिटल आर की बात की है, ई की वैल्यू मैंने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जमा दी, फिर मैं अंदर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करिए। इसको कितना आ रहा है? V इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर है, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो r की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट इनफाइनाइट टू r माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। इसको देखो r की पावर 1 एक तरीके से, तो x की पावर n कहता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो r की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और नीचे भी कितना आएगा 2, लिमिट है कैपिटल आर टू स्मॉल आर। आर डी आर को जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आया आर स्क्वायर अपॉन 2, कितना आया? आर स्क्वायर अपॉन 2। आगे बढ़ाइए, चलो इस बात को क्या बनता है, देखो इस माइनस ने ये माइनस कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। अगर इसमें मैं लिमिट जमा करके देखूं तो देखो क्या आंसर आता है, V इज इक्वल टू के क्यू तो है ही है, ये 1 अपॉन आर बन जाएगा, 1 अपॉन आर, और जब लिमिट जमाओगे तो 1 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, माइनस यहां से देखो के क्यू अपॉन 2 भी साथ में चलेगा बाहर, 2r क्यू रही है, स्मॉल आर स्क्वायर, अपर लिमिट स्मॉल आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इस जगह पर कैपिटल आर स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आई ना? ठीक है ना। अब इसको आप ढंग से सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। क्या करें बताओ? यहां से आया v इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर आएगा, लिख दो चलो एक बार, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर माइनस में के क्यू अपॉन 2r क्यू, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे सॉल्व करें इसको, देखो b इज इक्वल टू, इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे दोनों टर्मों में से, तो बच्चों इनमें से कॉमन आ रहा है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर। तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2r स्क्वायर। 2r क्यू में से r बाहर निकालूंगा तो 2r स्क्वायर बचेगा ना, और ब्रैकेट में स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। और सॉल्व करो इसको, b इज इक्वल टू
के क्यू अपॉन आर, इन दोनों का एलसीएम आएगा 2r², 1 से डिवाइड करूंगा तो 2r² आ ही जाएगा, और ये -r² प्लस r²। फिर हमने यहां v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ये 2r³ हो जाएगा, r से मल्टीप्लाई करें तो, और ब्रैकेट में 2r² प्लस r² कितना आएगा 3r² माइनस स्मॉल r²। ये अंदर वाला फॉर्मूला है, अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए भाई। क्या कहता है फॉर्मूला? के क्यू अपॉन 2r³, दोबारा देखिए, के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट में 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये अंदर वाला है। तो कोई एक समझदारी वाली बात और बताऊं, अगर मैं इस अंदर वाले फॉर्मूले में भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R जमा दूं तो भी सरफेस ही बनना चाहिए। आप जमा के देखो, अगर आप इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R जमाते हो तो बच्चों 3r² माइनस r², 2r² बच गया, 2 ने 2 को मार दिया, r² ने r³ को r मार दिया, तब भी आंसर के क्यू अपॉन कैपिटल R ही आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह कैपिटल R जमाते हो तब भी आपका आंसर के क्यू अपॉन कैपिटल R ही आएगा। समझ में आया सबको? मतलब वो भी किसी का होगा, सरफेस का। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत लंबा ऐसा डेरिवेशन नहीं है, नहीं समझ में आया हो वीडियो दोबारा रिप्ले करके देखना और आप खुद ट्राई करें इसको, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको। नोट कर लें, चलो यहां तक आप इसको नोट कर लें भाई सब, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जल्दी से यहां तक लिख लो। तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है वो है के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस r²। आप आउटसाइड इनसाइड किसी में भी स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए, वो सरफेस का बन जाएगा भाई। लिख लिए, जल्दी नोट करो, स्क्रीन पॉज करके हैं। आगे देखते हैं अपन 30 और एक कंडीशन और देखते हैं। अच्छा, जब आपने स्फेरिकल सेल पढ़ा था तो जितना पोटेंशियल सरफेस पर आ रहा था उतना ही पोटेंशियल अंदर आया था, तो सेंटर पर भी सरफेस के बराबर था। लेकिन अगर आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हो तो सरफेस पे कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो अंदर एक कंडीशन और बन सकती है, लास्ट चौथी कंडीशन, सेंटर पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हो, अगर सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है बच्चों, तो जब ये पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा तो क्या स्मॉल r की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, है ना। इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लो, ठीक है। और इसमें चौथी कंडीशन देखो आप, देखिए कंडीशन नंबर 4, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर, कहां निकालना है मुझे, सेंटर पे, है ना, ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसको लिखा रहने दो, उसी से देख लेंगे अपन ना। हमें अब की बार में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना उसके सेंटर पे निकालना है। अगर मैं बात करूं सेंटर की, ध्यान से देखना, फॉर सेंटर पुट स्मॉल r इज इक्वल टू 0। अगर आप सेंटर की बात कर रहे हो बच्चों, स्मॉल r है क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और अगर वो पॉइंट सेंटर पे ही आ जाए तो स्मॉल r कितना आएगा, 0। इसमें स्मॉल r आप 0 पुट कर देखिए, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू अपॉन 2r³ ब्रैकेट 3r² माइनस 0। और सॉल्व करें तो के क्यू अपॉन 2r³ इंटू में 3r², r² ने r³ को r बार मार दिया, तो जो सेंटर पे आया ना 3/2 का मतलब शायद 1.5 लिख दें, और के क्यू अपॉन कैपिटल R, और के क्यू अपॉन कैपिटल R तो सरफेस पर है, मतलब जो पोटेंशियल सेंटर पे आएगा वो 1.5 टाइम होगा किसका, सरफेस का। जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान से सुनना, अगर आप स्फेरिकल सेल की बात करते हो तो स्फेरिकल सेल के सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना होगा जितना उसकी सरफेस पर था। अगर सरफेस पर 10 वोल्ट है तो सेंटर पे भी कितना होगा, 10 वोल्ट। पर अगर मैं बात करता हूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की,
तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का 1.5 टाइम होगा। जैसे कि सरफेस पर अगर 10 वोल्ट है तो उसके सेंटर पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 15 वोल्ट। कितना आ जाएगा ये 15 वोल्ट। क्लियर है कहानी यहां तक? तो आप चौथी कंडीशन बनाकर इसको नोट कर दिए, जल्दी करो चलो। चौथी कंडीशन नोट कर दो उसको, है ना। बाकी फिर से ग्राफ वगैरह देख लेते हैं थोड़ा सा। जल्दी करो, स्क्रीन पॉज कर लो हैं, और स्क्रीन पॉज करके लिख दो भाई। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं उसको ना। 4 कंडीशन हो गई। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर कितना है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अंदर के क्यू अपॉन 2 आर क्यू ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और सेंटर पे कितना आया 1.5 सरफेस का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है ना, चलो बात करें इसके ग्राफ की। देखिए भाई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस पर किस प्रकार डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो 4 फॉर्मूले, पहले मैं लिख लूं फॉर्मूलों को। बी जो आउटसाइड आया है वो आया है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। वी जो सरफेस आया है वो आया है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। वी जो इनसाइड आया है वो आया है के क्यू अपॉन 2 आर क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो वी सेंटर पे आया है वो आया है 1.5 वी एस सरफेस का 1.5 टाइम। फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। अब जरा ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये तो लिया एक्स एक्सिस, ये लिया बाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले ली स्मॉल आर के टर्म में, और बाई एक्सिस पे मैंने इंटेंसिटी पोटेंशियल लिया है वी, है ना। डिस्टेंस ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब ये सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आउटसाइड मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये इनसाइड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अगर ग्राफ प्लॉट करूं आउटसाइड वाले हिस्से में, अगर मैं, तो आउटसाइड में जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। टच मत कराना क्योंकि इनफाइनाइट पे टच होगा। सरफेस का ये हो ही गया अपना, है ना। इसको पॉइंट को बी एस टिक कर दो आप। अब आप देखो कि जैसे जैसे आप अंदर गए ना उसमें, तो पोटेंशियल आपका बढ़ा। सरफेस पे कितना था वी एस, और बढ़ते बढ़ते सेंटर पे जाकर 1.5 हो गया किसका, बी एस का। अगर यहां से यहां तक की वैल्यू वी एस है तो इसकी 1.5 गुनी थोड़ी सी ऊपर तो जाएगी। और लंबा कर दो इसको, क्या फर्क पड़ रहा है। यहां कहीं मान लो ये लो, ये है 1.5 वी एस। अरे इस जगह पर सरफेस का वोल्टेज है तो इससे 1.5 टाइम ऊपर ही तो आएगा, और इनको इससे इस तरीके से मिला दो। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना। ठीक है ना, हमने 4 तरीके ग्राफ पढ़ लिए हैं। 2 ग्राफ तो पढ़े हैं मैंने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्फेरिकल सेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और 2 ग्राफ पढ़े हैं मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, एक स्फेरिकल सेल के लिए और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। क्लियर है, तो आप ये वाला ग्राफ इनमें प्लॉट कर सकते हो। क्लियर, याद रहे कि जो मैक्सिमम होगा वो सेंटर पे होगा, सरफेस का 1.5 टाइम, और इनफाइनाइट पर जाकर के पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक हम स्फेरिकल सेल पढ़ चुके हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज पढ़ चुके हैं ना। अगली वीडियो में बात करेंगे डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। क्लियर है, तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको ढंग से लिख लो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों।